नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 का ये अध्याय 6 है और आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे गुरुदेव? आज हम लोग बात करेंगे विदेशी विनिमय बाजार की बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, फिर इस विदेशी विनिमय की मांग डिमांड कब होगी और उसकी पूर्ति जो सप्लाई है वो कब होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मजा आ जाएगा आपको आज के टॉपिक पढ़ करके। अब से आपको पढ़ने में मजा ही आएगा क्योंकि हम पूरा फॉरेन करेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, और आप लोगों को इंडियन करेंसी में भुगतान करके, नाम मात्र भुगतान करके आपको शानदार सुविधाएं वाले कोर्सेज मिल रहे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी ना चुके। कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनमें आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और आप लोगों को कराए जाएंगे मॉडल पेपर्स। संपूर्ण तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स के एप्लीकेशन पर होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए इन 2 नंबरों पर टीम को कॉल करके कह सकते हैं कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि हम इन सारी सुविधाओं को बिना किसी रोक टोक के एंजॉय कर सके और कक्षा 12 में 100 में से 100 मार्क्स ला सके, लेकर के आए हम लोग। तो चलिए आप लोग कॉल करिए, मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं। हम आज बात करेंगे विदेशी विनिमय बाजार, या जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी अर्थशास्त्र पढ़ी, जैसे एक तो मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूं मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा। अपन ने एक समय में चर्चा करी थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी, जहां पर मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मैं लूंगा और उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु दे दूंगा। उसके बाद रुपए का आविष्कार, मतलब मुद्रा का आविष्कार हुआ, हमारे रुपया शुरू हुआ। तो हम लोगों ने पहले काम करूंगा, उसके बदले मुझे रुपया मिलेगा, फिर उस रुपये से मुझे जो भी चीज़ों आवश्यकता होगी वो मैं खरीद लूंगा। ये अपने रुपये को एक प्रकार से मध्यस्थता कर ली कि उसके द्वारा हम वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हैं और उसके द्वारा ही बेच सकते हैं। ये हमारे देश के अंदर की बात है। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है मैं रुपए में पेमेंट कर दूंगा, मुझे शर्ट खरीदनी है मैं रुपए में पेमेंट कर दूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं जो मालिक होंगे वो मुझे रुपए में पेमेंट कर देंगे, स्टूडेंट्स हैं वो मुझे रुपए में पेमेंट कर देंगे। तो देश के भीतर तो चाहे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कहीं भी चला जाऊं, मैं रुपए में खरीद भी सकता हूं वस्तु को और बेच भी सकता हूं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बट अब मुद्दा यह आता है, अब अपन थोड़े से बड़े हो चुके हैं ठीक है, तो अब अपन थोड़े से बड़े टॉपिकों को पढ़ते हैं। और बड़े टॉपिक में ये पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई सामान फॉरेन से मंगवाना है, तो अब जैसे मान लीजिए मैं यूएस से सामान मंगा रहा हूं, यूएस में चलता है डॉलर, हमारे इंडिया में चलता है रुपी, तो उसको मैं कैसे इंडियन रुपी में पेमेंट करूंगा? नहीं कर सकता, वो तो डॉलर मांगेगा। तो उसको डॉलर कहां से ला करके दूंगा? उसको डॉलर कहां से ला करके दूंगा? तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया वहां पे डॉलर चलता है, यहाँ पे इंडियन में रुपी चलता है, तो ये दोनों की जो करेंसी है, जो एक दूसरे की जो मुद्रा है, ये किस प्रकार से परिवर्तित होगी, किस प्रकार से एक्सचेंज होगी? क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे से इस बात को जानते हैं कि आज वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। हम लोग वस्तुओं को आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वस्तुओं को मंगवा रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि हम लोगों को करेंसी देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। और जब फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी तो वो फॉरेन करेंसी किस बेसिस पर हम लोग लेंगे, किस बेसिस पर हम लोग देंगे? $1 के प्रति कितना रुपए हमें देना पड़ेगा? 1 पाउंड जो है उसके प्रति हमें 1 पाउंड जो है कहां की करेंसी है? इंग्लैंड की करेंसी है। यूरो यूरोपियन जो नेशंस है उनकी करेंसी है। तो इनके बदले में हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, या अगर हम वो खरीदते हैं तो कितना हम पे करेंगे, या कोई हमारा रुपया खरीदता है तो हमें उसको बदले में कितना डॉलर, पाउंड या यूरो लेना पड़ेगा। तो हम आज यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि यूएस का डॉलर और इंडिया का रुपी। अपन एक ही एग्जांपल लेकर के चलेंगे।
बच्चों जीवन कठिन होता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट कठिन होते नहीं है, हम लोग बनाते हैं। बच्चों जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, बिंदास होकर करके पढ़िए। मैं आपको सही कह रहा हूं, ज्यादा गहराइयों में भी उतरने की कोशिश मत करिए कि नहीं साहब मैं तो आज ही पूरा ही क्लास 12th में ही फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को समझ जाऊं, इतना समझ लूं जितना कि आरबीआई में बैठे लोगों को आता है। नॉट पॉसिबल। इतना समझो अब भी जिससे कि आपका बेसिक भी क्लियर हो, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी हो। मैं यहां तक की संभावनाएं करता हूं कि अगर किताब में 10% है ना, तो मैं आपको 15% 20% समझाने की कोशिश करूं। पर अगर आप 90% तक की गहराई में जाओगे ना बेटा, तो फिर डूबोगे ही फिर बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए लिमिट का सीखो, इतना सीखो कि अब भी हमारे काम आए, और जो अब भी सीख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मजबूत कर लो। तो इसलिए मैं लेक्चर को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। कभी पाउंड की बात कर रहा हूं, कभी डॉलर की बात कर रहा हूं, कभी यूरो की बात कर रहा हूं, कभी येन की बात कर रहा हूं। नहीं, अलग अलग करेंसियों की हम लोग बात नहीं करेंगे। अपन तो सिर्फ और सिर्फ एक की बात करेंगे, यूएस का डॉलर और इंडिया का रुपी। ठीक है, तो हम बात करें विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये जो है ना कि डॉलर से रुपया कितने में चेंज होगा, रुपए से डॉलर कितने में चेंज होगा, ये जो है इसका पूरा मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट लगभग बेटा पूरी दुनिया में 180 मुद्राएं चल रही हैं। कितनी चल रही हैं? 180 मुद्राएं, 180 करेंसी पूरी दुनिया में चल रही है। इन 180 करेंसीज में से एक करेंसी हमारी है जो है रुपया। अब इस रुपए की क्या कर रखा है, 179 करेंसीज के साथ वैल्यू डिसाइड कर रखी है कि साहब $1 इतने रुपए का आएगा, 1 यूरो इतने रुपए में, 1 पाउंड इतने रुपए में, और कहीं कहीं पर रुपया जहां पर मजबूत है वहां पर 1 रुपया इस वाली करेंसी का इतना, 1 रुपया इस वाली करेंसी का इतना। तो हमारी करेंसी की हर के साथ वैल्यू डिसाइड हो रखी है। तो अगर हम उस देश के साथ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। इन 179 जो कंट्रीज की करेंसी, 179 जो करेंसी चल रही है, कंट्रीज तो ज्यादा है पर जो करेंसीज है वो 179 जो चल रही है, उनके साथ हमारी करेंसी की वैल्यू डिसाइड है। अब ये वैल्यू डिसाइड होती कैसे है, क्या स्थिर रहती है या बदलती रहती है, ये हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे जब मैं आपको फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम और जो फ्लेक्सिबल है वो सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। तो अब भी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम यूएस डॉलर और इंडियन रुपये पे फोकस कर रहे हैं और इसी की चर्चा करते हुए विदेशी विनिमय बाजार को समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लेखांकन पर समस्त रूप में विचार करने के पश्चात अब हम किसी एकल लेन देन की चर्चा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। तो पूरा अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लेखांकन की आप चर्चा करके आ चुके हैं, पूरी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा, ये सारी कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इन सब पर विचार करने के पश्चात अब हम एकल लेन देन की चर्चा करते हैं। एकल लेन देन मतलब किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के साथ हमारा लेन देन कैसे होगा, कैसे उससे व्यापार होगा, कैसा नहीं होगा, ये सब कुछ। कल्पना कीजिए कि एक भारतीय निवासी छुट्टी बिताने के लिए लंदन की यात्रा पर्यटन सेवा का आयात पर जाना चाहता है। अब देखो भैया, अब कोई एक भारतीय निवासी है जो छुट्टी बिताने के लिए कहां जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है। अब लंदन है भैया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जो चलता है वो चलता है पाउंड। अब देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये लंदन जा रहा है घूमने के लिए। घूमना जो आता है, कहीं पे घूमना फिरना होता है, ये काउंट होता है बेटा पर्यटन में। किसमें? पर्यटन में, टूरिज्म में। और पर्यटन होता है सेवा क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या बोला, सेवा क्षेत्र का आयात, सेवा का आयात। आयात का मतलब हमने मंगवाया, मंगवाने का मतलब क्या है कि हमारे यहां से व्यक्ति वहां गया और वहां की सेवा का सुख लेकर करके आया है, तो इसलिए क्या हो गया, आयात हो गया। अगर कोई बाहर से विदेशी घूमने हमारे भारत में आते हैं, इसका मतलब हमने क्या करा है, पर्यटन सेवा का निर्यात करा, क्योंकि उस सेवा का लाभ बाहर के लोगों ने लिया इसलिए निर्यात है, और हमारे देश के व्यक्ति ने बाहर की सेवा का फायदा लिया इसलिए वो क्या हो गया, आयात हो गया। तो अब ये व्यक्ति भारतीय निवासी छुट्टी बिताने के लिए लंदन की यात्रा पे जाना चाहता है, घूमने फिरने जाना चाहता है। इसको चाहिए होगा भैया वहां पर जब वो रहेगा तो उसको घूमने फिरने के लिए, या मैं कहूं वहां पर उसको खाने पीने के लिए या होटल बुक कराने के लिए, सबके लिए रुपये तो चलेगा नहीं, तो फिर क्या चाहिएगा, उसको पाउंड चाहिए होगा। पाउंड वहां की इंग्लैंड की, ब्रिटेन की करेंसी है, वो चाहिए होगी। अब इसको क्या कराना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा कि साहब 1 पाउंड के बदले में इतना रुपया आता है, वो दे दो। चेंज होगा कैसे बच्चों, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हर कोई व्यक्ति करेंसी चेंज कर करके नहीं दे सकता। आज कोई मेरे पास व्यक्ति आए और वो ये कहे कि भैया अभी 8% $1 की कीमत 80 रुपए चल रही है, $1 की कीमत 80 रुपए चल रही है, ये मेरे पास $10 है, आप पकड़ो और मुझे 800 रुपए दे दो। मैं नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास 800 रुपए नहीं है, होंगे मेरे पास 800 रुपए, पर मैं डॉलर के बदले में करेंसी चेंज करके नहीं दे सकता।
सवाल हो सकता है कि साहब आपके पास डॉलर आया तो आया कैसे, कहां से आया, क्या आया, ठीक है। और वो डॉलर $10 लेकर करके मैं क्या करूंगा भैया, मुझे क्या काम आ रहा है, इंडिया में डॉलर थोड़ी चलेगा, उसका फ्रेम बनवा करके लगाने के लिए थोड़ी लूंगा मैं डॉलर तो मैं किसी को नहीं दे सकता, फिर देगा कौन, ये अथॉरिटी होती है कॉमर्शियल बैंकों के पास, जो व्यावसायिक बैंक है वहां जाकर के आप चेंज करवा सकते हो। इसके अलावा केंद्रीय बैंक चेंज करता है, इसके अलावा कुछ और को भी अथॉरिटी या आप कह सकते हो जिम्मेदारी बैंक सौंपता है, मतलब वो ऑथराइज्ड होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी, उनके पास ये काम है कि हाँ वो एक्सचेंज कर करके दे सकते हैं, वही कर करके देंगे। इसके अलावा जनरली एयरपोर्ट्स पे भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब फॉरेनर उतरते हैं तो वो चेंज करवा लेते हैं कि भैया ये लो आप, अब हम इंडिया आ चुके हैं तो इस करेंसी को चेंज कर दीजिए, ऐसा है। तो अपन हर कोई व्यक्ति चेंज कर करके नहीं दे सकता। अब क्या होगा, जो व्यक्ति इंडिया से वहां जा रहा है तो अब वो क्या करेगा, या तो यहाँ पे चेंज करवा देगा, बोल देगा कि मैम सर देखिए मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ तो प्लीज़ ये जो रुपया है ये लीजिए और इसके बदले में इतना पाउंड दे दीजिए, ठीक है। या मान लीजिए वो एयरपोर्ट से चेंज करवा ले, या वो वहां पर जब उतरे तो वहां के एयरपोर्ट से बोल दे मैम ये रुपया लीजिए और इसके बदले में देखिए पाउंड, इतना पाउंड है वो मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे लंदन में घूमने फिरने के लिए आया। तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको पाउंड चाहिए होगा। लंदन में ठहरने के लिए उसे पौंड नहीं बोलते, पाउंड बोलते हैं, ठीक है। हमें भुगतान करना होगा, उसे जानने की आवश्यकता होगी कि पौंड कहां से और किस कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि वो जानना चाहेगा कि भैया पाउंड कहां से और किससे प्राप्त किया जाएगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, किससे मिलेगा। देखिए हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो विदेशों में घूमे, कहीं घूमने फिरने जाए। मैं सच बताऊं, मेरा एक एज अ इंडियन जो मेरा ड्रीम है ना वो ये है कि विदेश छोड़ो, मैं इतना सक्षम बन जाऊं इतना पैसा मेरे पास हो कि मैं पूरे इंडिया को अच्छे से घूम सकूं। क्योंकि मैं कहता हूं जितना कुछ इंडिया में ना उतना शायद दूसरी कंट्रीज में नहीं हो सकता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो सकता है कि और बेहतर सुविधाएं मिल जाए, बट जो इंडिया में ना, मतलब इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो मेजर प्लेसेस है ना वो भी घूम लो ना तो बहुत अच्छा है, गजब का ही फील होगा, मतलब इतना पैसा जीवन में आ जाए बाकी फॉरेन की चाहत नहीं है, क्यों फालतू का इतना जीवन को कॉम्प्लेक्स बनाऊं कि ये करेंसी बदलो, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ। मैं इंडिया में भी घूम लूँ ना तो मतलब बड़ी संतुष्टि मुझे मेरे जीवन में होगी। बाकी मेरा जीवन अभी तक भी संतुष्टि वाला ही है बच्चों। आप जैसे स्टूडेंट्स मिले हुए हैं, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, इस कीमत को विनिमय दर कहा जाता है। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब किसी भी चीज को एक्सचेंज करने की एक रेट होती है। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं, अभी दिवाली का सीजन है, दिवाली आ रही होगी तो आप बहुत सी जगह देखते होंगे पुराना मोबाइल लाइए, नया मोबाइल ले जाइए। ये क्या है, एक्सचेंज रेट है, पुराना ला नया ले जा भैया। वो तो लिख रखा है, फिर वहां जाने के बाद देखो भैया आपके वाले की कंडीशन खराब है, इसकी तो कीमत देखो लास्ट 3,000 रुपए, तो 3,000 तक का कोई फोन देख लो, नहीं है 10,000 का ले रहे हो तो चलो 3,000 तो उसमें से कट के 7,000 के आप वो भर जाओ, किस्त भर जाओ या पेमेंट कर जाओ। तो हम किसी भी चीज का अगर आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी कोई रेट होती है ना। आज अगर मैं दुकान पे जाता हूं, वो मुझे शर्ट दे रहे तो शर्ट की कीमत और मैं उसको क्या पैसे दे रहा हूं, तो एक्सचेंज रेट होती है। तो इसी प्रकार से अगर मैं $1 लेता हूं तो उस डॉलर के बदले में मुझे कितना देना पड़ेगा, ये एक्सचेंज है कि अगर मुझे डॉलर से रुपए में कन्वर्ट कराना है, अगर मान लीजिए मेरे पास आज $100 है तो $100 चेंज करा रहा हूं तो मुझे 8,000 रुपए मिल जाएंगे, और कोई रुपए को चेंज करा रहा है तो उसको बदले में जो है डॉलर मिल जाएगा। मतलब करेंसी एक्सचेंज होने की रेट होती है। तो रेट क्या है, $1 80 रुपए के बराबर होगा। वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। तो वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का, जो नेशनल करेंसीज है, उनका एक दूसरे से व्यापार होता है, मतलब एक मुद्रा के बदले दूसरी और दूसरी मुद्रा के बदले पहली, और इसी को क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय बाजार या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। इस बाजार के मुख्य प्रतिभागी व्यावसायिक बैंक, विदेशी विनिमय दलाल एवं अन्य अधिकाशित डीलर और मुद्रा प्राधिकारी होते हैं। देखो अब इसके प्रतिभागी, इसके जो पार्टिसिपेंट्स है वो कौन कौन है। व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंकों में एक्सचेंज हो सकता है। तो विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार का मतलब क्या है, जो बाजार वह स्थान है जहां पे क्रय विक्रय किया जा सकता हो, खरीदा बेचा जा सकता हो, वह बाजार है। तो ये विदेशी विनिमय बाजार है जहां पे विदेशी मुद्राओं को खरीदा बेचा जा रहा है। तो अब इसमें कौन कौन हो सकता है, कहां कौन कौन से स्थान बाजार बन सकते हैं। व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक ही खरीद बेच सकते हैं। कोई विदेशी विनिमय दलाल हो, कोई दलाल हो, ब्रोकर हो, वो भी जनरली ऐसे हर कोई नहीं, वो भी कहीं ना कहीं परमिशन लेते हैं।
और कोई बाकी कोई अधिकांश जो डीलर होते हैं वो कोई मुद्रा प्राधिकार जो मुद्रा के ऑथोरिटी जिनके पास हो, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो जिनके पास ऑथोरिटी हो वही लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, हर कोई नहीं करेगा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रतिभागियों के अपने व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, फिर भी यह बाजार अपने आप में विश्वव्यापी होता है। तो उल्लेख है कि प्रतिभागियों के अपने व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, पर फिर भी ये जो बाजार अपने आप में विश्वव्यापी होता है, पूरा वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि सारी करेंसीज एक्सचेंज करी जा रही है। यहां व्यापारिक केंद्रों के बीच निकट और निरंतर संपर्क बना रहता है और प्रतिभागी एक से अधिक बाजार में व्यापार करते हैं। तो व्यापारिक केंद्रों के बीच में निकट और निरंतर संपर्क बना रहता है और जो प्रतिभागी होते हैं, ये जो प्रतिभागियों के आपको लास्ट में नाम बताएं, वो एक से अधिक बाजार में व्यापार करते हैं। ओके, अलग अलग करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय दर की, फॉरेन एक्सचेंज रेट, या जिसको जनरली फॉरेक्स भी कहा जाता है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, किस प्रकार से तय होती है। विदेशी विनिमय दर जिसे फॉरेक्स दर भी कहते हैं, फॉरेक्स रेट कहते हैं बेटा, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा की कीमत है कि एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में क्या कीमत होगी, वो है। यह विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच कड़ी है और अंतरराष्ट्रीय लागतों और कीमतों की तुलना करने में सहायक है। तो ये क्या है, विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच में एक कड़ी है बेटा। यहां पर अब क्या हो गया कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अब भी 8% में $1 80 रुपए का चल रहा है, 80 से भी ज्यादा ही हो रखा है बेटा, 82-83 के आसपास है अभी तो मतलब अब क्या है, अब मुझे अगर कोई अमेरिका से सामान खरीदना है और वो सामान मान लीजिए कि $1000 का आया, तो अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे उसको कितना देना है, 80 रुपए $1 का है, 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 80,000 रुपए मुझे उसको देने हैं। कितने देने हैं, 80,000 रुपए मुझे उस सामान के लिए देने पड़ेंगे, 80,000 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। तो यहां पर हम लागत कीमत का सही से मूल्यांकन कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉरेन एक्सचेंज रेट के कारण, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि इस वाली करेंसी की हमारी करेंसी के साथ क्या वैल्यू है और मुझे इसके लिए कितना देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि हमें $1 के लिए ₹50 देने पड़ते हैं तो विनिमय दर ₹50 प्रति डॉलर होगी। तो अगर मुझे $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते हैं तो क्या हो गया कि विनिमय की जो दर है वो ₹50 प्रति डॉलर होगी, मतलब हर रुपए पे 50 आपको डॉलर देने पड़ेंगे, हर डॉलर पे 50 रुपए देने पड़ेंगे। इसे और सरल बनाने के लिए मान लीजिए कि विश्व में 2 ही देश हैं, यूएसए और भारत है, तो एक ही विनिमय दर की निर्धारण की आवश्यकता होगी। तो मान लो पूरी दुनिया में 2 ही देश है, या तो अमेरिका है और या भारत है, तो दोनों के बीच में बस वही चलेगा कि हाँ भैया रुपए का इतना और यूएस डॉलर का इतना बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब थोड़ा सा मेन टॉपिक है जिसको समझना बड़ा ही जरूरी है, आवश्यक है। यह है बच्चों विदेशी विनिमय की मांग। सबसे पहली बात तो ये देखो, विदेशी विनिमय की मांग या डिमांड का अर्थ क्या होता है। जब अपन ये कह रहे हैं कि विदेशी विनिमय की डिमांड हो रही है, मांग हो रही है, डिमांड का मतलब ये हो रहा है कि हम लोगों को विदेशी जो मुद्रा है ना वो चाहिए, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा दो, विदेशी मुद्रा दो, विदेशी मुद्रा दो। विदेशी मुद्रा की हमें मांग है, हमें डिमांड है। और जब विदेशी मुद्रा की हम लोगों को मांग है, डिमांड है, तो ये जो मांग और डिमांड है ना, ये आउटफ्लो को दर्शाती है। मतलब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है वो आउटफ्लो को दर्शा रही है। आउटफ्लो का मतलब है हमारे यहां से वो जाना। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, एक तरफ तो आप विदेशी मुद्रा मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो आउटफ्लो है, बाहर जाएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूं कि आज मान लीजिए कि हम लोग वहां से कुछ आयात करते हैं, हम वहां से कोई सामान मंगवा रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें उस सामान, जैसे यूएस से कुछ सामान मंगवाया, अब यूएस को पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे डिमांड है डॉलर की, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। क्यों चाहिए डॉलर, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट करना है डॉलर में, तो मैं डिमांड कर रहा हूं कि भाई डॉलर दो, डॉलर दो, डॉलर दो। पर वो डॉलर डिमांड हुई, क्यों हुई है, क्योंकि बाहर से सामान मंगवाने पड़ रहे हैं, वो डॉलर क्या चला गया, अमेरिका के पास चला गया। तो ये आउटफ्लो हुआ या नहीं हुआ हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी से निकल करके वहां चला जाएगा। डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड आपको फॉरेन करेंसी किस लिए है, क्योंकि आप किसी गुड की, किसी सर्विसेज की, किसी कारणवश आप डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। अब डिमांड कब कब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हाँ मर्जी सर $2 के नोट दे दो सर, घर में लगाने सर, ठीक है, अपनी देखिए सर ऐसे हैसियत बढ़ा लूंगा सर, इसीलिए चाहिए $2 का नोट। तो ये मजाक में नहीं है, ठीक है।
तो कुछ वैलिड रीजंस हो जिनके कारण आप फॉरेन करेंसी मांगते हैं और फिर तभी वो चेंज हो पाएगी। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है? देखिए, जिनके कारण हमारी डिमांड राइज होती है। सबसे पहला तो है बच्चों आयात, वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब पहले इसको समझो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम लोग वस्तु और सेवाओं का आयात कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना कि जैसे ये यूएस है और ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा इंडिया है। अब मान लीजिए यूएसए में कोई सामान बन रहा है या कुछ बन रहा है, उसकी मांग कहां पर है? इंडिया में। तो वो सामान हम लोगों ने क्या करा? मंगवाया, आयात करवाया। हमने क्या करवाया? आयात करवाया। जब हमने वो सामान आयात करवाया है, इंपोर्ट कराया है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर डिमांड है कि हमें डॉलर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोगों को ये सामान चाहिए और सामान खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है पैसा देना होगा। मैं आपको एक और आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आज आपने देखा कि साहब मुझे ये वाली जो ड्रेस है ना, ये वाली ड्रेस पसंद आ गई। दिवालियों का सीजन है, दिवाली का सीजन है कि साहब ये वाली ड्रेस पसंद आ गई। अब आपकी डिमांड है कि वो ड्रेस 4000 की है, मुझे 4000 रुपए चाहिए। डिमांड है या नहीं? किसकी है डिमांड? 4000 रुपए की है। आप घर वालों को बोलोगे पापा 4000 रुपए दे दो, मुझे वो ड्रेस लेनी है। पापा मम्मी 4000 रुपए दे दो। आप क्या कर रहे हो? 4000 रुपए की डिमांड कर रहे हो। वो डिमांड पैसों की है क्या? डिमांड तो आप तो उस चीज की कर रहे हो, पर उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। 4000 रुपए की डिमांड है क्योंकि आपको वो वस्तु खरीदनी है और वस्तु खरीदने के लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा ही ये है, हम इंडिया के हैं, हमने वो सामान मंगवाया, आया, आ जाओ आ जाओ, आया, वो सामान आया, उस सामान को खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। डॉलर 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 है तो ये लो भैया पैसे, डॉलर पकड़ो और सामान दो। हम डिमांड सामान की कर रहे हैं, पर उस सामान का जो पेमेंट है वो डॉलर में होगा, इसलिए क्या होता है? डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब भी हम वस्तुओं या सेवाओं का आयात करेंगे तो क्या होगा? जब भी वस्तु और सेवाओं का आयात करेंगे तो भी क्या होगा? एक फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो क्लियर आप लोगों को कि भाई पहली तो जो मांग है, जो पहली डिमांड है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम वस्तु और सेवाओं का आयात कर रहे हैं, इसलिए हमें वो फॉरेन करेंसी चाहिए और वो फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चली जाएगी। ओके, तो पहला तो हमारा ये हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है? दूसरा जो डिमांड है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, पर्यटन के लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए। बच्चों किसके लिए चाहिए? टूरिज्म के लिए। अब टूरिज्म के लिए क्यों? आज जैसे मान लीजिए कि चलो अपन सारे मिलकर करके, जैसे मान लो आप लोगों के 12th में भैया सबके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आ गए, सबके 100 में से 100 आ गए। अब आप सारे बच्चों ने सोचा कि इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आए तो मनीष गुरुजी को कुछ बढ़िया सी दक्षिणा दी जाए। तो क्या ऐसा दक्षिणा दी जाए जिससे कि है ना गुरुजी बड़े प्रसन्न हो जाए, जो जीवन भर याद रखे। तो सोचा चलो यार फॉरेन घुमा करके लाते हैं सर को। ठीक है ना, ऐसा सोचना नहीं है, अपन नहीं जाएंगे, घुमा करके लाते हैं। अब वहां फॉरेन, जैसे मान लो अमेरिका ही चलेगा अपन सारे के सारे मिलकर के। जब अब अमेरिका घूमने जा रहे हैं बच्चों, तो अब अमेरिका वाला इंडियन रुपी तो लेगा नहीं, वो तो डॉलर लेगा। तो डॉलर लेगा तो अपन क्या कर रहे हैं? डॉलर की डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमें डॉलर चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि घूमने जाना है। आप जीवन में, आम जीवन में आप अपने लो, आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, आप मम्मी पापा से पैसे मांगोगे या नहीं मांगोगे? वो पैसे आपके पास रखने के लिए थोड़ी मांग रहे हो, आप तो खर्च करने के लिए मांग रहे हो, इसलिए पैसे की डिमांड। और सच में पैसे की डिमांड नहीं है, वो काम हमें करना है, इसलिए मैं पैसे की डिमांड है। ठीक है, मुझे मम्मी घूमने जाना, लाओ पैसे, मैं पैसे खर्च करके आऊंगा। इसी प्रकार से जब मुझे विदेश घूम करके आना है तो लाओ उस देश की करेंसी, जिससे कि मैं वहां पैसा खर्च करके आऊं, वो करेंसी दे करके आऊं। तो पर्यटन के लिए भी हमें आवश्यकता होती है। तीसरे अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरा होता है कि अगर विदेश में हम संपत्ति खरीदे, तो विदेश में संपत्ति खरीदे। अब अगर हम लोग विदेश में कोई संपत्ति खरीदते हैं, परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन। अब विदेश में अपन कोई संपत्ति खरीदते हैं, विदेश में संपत्ति का मतलब ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं वहां गया, मैंने एक फैक्ट्री खरीदने की सोच ली। अब विदेश, अमेरिका में ही खरीदेंगे, छोटी मोटी हर जगह नहीं खरीदने पर, अमेरिका में खरीदेंगे। अब अमेरिका में खरीदेंगे तो भैया वहां तो डॉलर चाहिए, रुपए से काम थोड़ी चलेगा। तो फिर क्या हुआ? डॉलर की डिमांड हुई कि साहब डॉलर चाहिए, क्योंकि मुझे वहां जाकर करके
करेंसी खरीद, वहां पे कंपनी खरीदती है। तो अगर आप विदेश में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो भी हमें उस फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्थानांतरण, एक तरफा स्थानांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कहां? विदेश में। अब इसको समझो, एक तरफा या यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे पास वहां से कुछ नहीं आया है पर मुझे फिर भी वहां देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स व्यक्ति है, ठीक है। ये एक्स व्यक्ति है, ये कहां रहता है? अपने इंडिया में रहता है, ये इंडिया में रहता है। और जो वाई व्यक्ति है, इसका जो रिश्तेदार हो सकता है, भाई बंद हो सकता है, पढ़ने लिखने के लिए वहां भेजाओ, कहां पर? यूएसए में भेजाओ। अब इसने फोन करा एक्स को, अरे बोले पिताजी पैसे नहीं है, पैसे भेजो, पैसे चाहिए। तो अब इसको क्या है, वहां भेजना पड़ेगा, पैसे भेजेगा, पर वहां रुपया तो चलेगा नहीं, तो डॉलर भेजेगा। तो डॉलर भेजेगा तो फिर क्या हुआ? डॉलर की डिमांड हुई कि साहब डॉलर दो, मुझे मेरे बेटे को भेजने। तो इस प्रकार से एक तरफा से भी हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर लूं तो नेक्स्ट हो जाता है बेटा सट्टेबाजी के लिए। सट्टेबाजी के लिए भी हम लोगों को चाहिए होता है। सट्टेबाजी के लिए या स्पेकुलेशन इसको कहा जाता है। सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि भविष्य को लेकर करके हम कुछ उम्मीद लगा रहे हैं। भविष्य को लेकर के उम्मीद लगाने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आज $1 की कीमत 60 रुपए है, ठीक है। फिर पर मुझे ये उम्मीद है कि भविष्य में $1, चलिए कुछ समय बाद इसकी कीमत 65 रुपए हो गई। तो मैं स्टडी कर करके देख रहा हूं कि भैया $1 की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में भी क्या होगा? डॉलर की कीमत बढ़ेगी। भविष्य में मेरी उम्मीद है कि डॉलर की कीमत 85 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो जब 60 रुपए है तो मैं क्या कर रहा हूं? डॉलर खरीद रहा हूं। लो डॉलर दो, सट्टेबाजी करनी है। स्पेकुलेशन के लिए मुझे डॉलर चाहिए, तो डॉलर ले लिया। अब जैसे मान लीजिए 60 रुपए के जब समय था तब मैंने क्या खरीदा था? 60 रुपए के समय पे मैंने $100 ले लिए। $100 लेने का मतलब है भैया 6000 रुपए देकर करके मैंने डॉलर खरीद लिया। फिर जैसे ही मुझे उम्मीद थी कि भैया 85 होंगे, 85 होंगे, और जैसे 85 हो गए, 85 होने का मतलब है कि मेरे पास $100 है, मैं इन $100 को वापस बेच दूंगा, पर अब बिकेंगे कितने में? 8500 रुपए में। तो ये क्या हुआ? अपना 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना। तो 2500 रुपए का अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी लोग खरीदते हैं अपने आप को प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वस्तुओं एवं सेवाओं में आयात करते हो, पर्यटन के लिए, विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए एक तरफा आप पेमेंट विदेश भेजते हो, या सट्टेबाजी के लिए, या इसके अलावा ऋणों के भुगतान के लिए, ऋणों के भुगतान के लिए। अब अगर आपने ऋण ले रखा है तो उसका भुगतान भी करोगे, पेमेंट भी करोगे, रीपेमेंट होगा वहां पे। और जब वो रीपेमेंट होगा बच्चों, तो वो भी उनकी करेंसी में ही होगा। तो डॉलर में है तो आपको डॉलर देना पड़ेगा। तो फिर वापस क्या हो रही है? डॉलर की डिमांड हो रही है, क्योंकि हमें ऋण जो है उसका भुगतान करना है। तो ये मेजरली जो है 6 कारण ऐसे हैं, जैसे वस्तु सेवाओं का आयात, पर्यटन, विदेश में संपत्ति खरीदना, एक तरफा ट्रांसफर स्थानांतरण करना, सट्टेबाजी, ऋणों के भुगतान के लिए। 6 कारण ऐसे हैं जहां पे विदेशी विनिमय या जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड होती है। डिमांड का मतलब है कि वो करेंसी हमारे देश से बाहर जानी है, इसलिए हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। और बाहर क्यों जानी है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लेना, खरीदना, कुछ काम, हमारे कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। ओके, तो ये तो डिमांड के आपके कारण हो गए। अब विदेशी विनिमय की मांग में जो डिमांड के कारण है, जो रीजंस है, वो अपन लोगों ने देख ली। अब इसका एक बार जो वक्र है, कर्व है, वो भी देख लेते हैं। डिमांड कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखिए। इधर तो अपन दिखाएंगे विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इधर दिखाएंगे जिस करेंसी को अपन को बदलना है, जैसे कि अपन यूएस डॉलर की चर्चा कर लेते हैं। अब एक्चुअल में आप समझिएगा किसी बात को कि जैसे जब पहले रेट इतनी थी, R1 थी, तो मैं
Q1 डॉलर ले रहा था, मतलब जब इतनी रेट थी तो मैं क्या कर रहा था, Q1 डॉलर ले रहा था। और अब आज मान लीजिए रेट बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है, और जब रेट बढ़ गई है तो मैंने क्या कर दिया, जो डिमांड है उसको गिरा दिया। यहां पे डिमांड फॉर यूएस डॉलर की जो मांग है उसको यहां पे दर्शाया जाएगा। तो ये जो हमारा वक्र है बच्चों, ये वक्र कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, ठीक है। जो नीचे गिरता हुआ वक्र है, ऋणात्मक वक्र है, वो बना है। क्यों बना है ऋणात्मक वक्र या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है बेटा, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो कि यहां पर मांग में और प्राइस में हमेशा कैसा होता है, इनवर्स ऋणात्मक संबंध होता है। अगर कीमतें बढ़ेगी तो मांग गिरेगी, और कीमतें गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। तो यहां पे जब कीमत बढ़ी, मतलब उसकी एक्सचेंज करने की जो रेट है वो बढ़ गई, तो मैंने भी क्या कर दिया, अपनी डिमांड को गिरा दिया। जब एक्सचेंज करने की रेट बढ़ चुकी है तो मैं भी अपनी डिमांड को कम कर चुका हूं, और अगर ये गिर जाएगी तो भैया अपन भी इसको बढ़ा देंगे। अब देखो यहां पे बढ़ने का अर्थ क्या है, यहां पर मान लीजिए कि पहले जो $1 की रेट है वो 60 रुपीज है। अब 60 रुपीज का मतलब ये हो रहा है कि अभी अगर हम लोग कुछ बाहर से अगर मंगवा रहे हैं तो हमें $1 के लिए 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाए, अगर 70 रुपीज हो जाती है, राइज हो गई, मतलब अब हमें $1 के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसकी डिमांड को, यूएस डॉलर की डिमांड को कम कर देंगे। तो ये विदेशी विनिमय की जो मांग है उसमें फिर कमी आ जाएगी। चलिए अब आगे जो अपन लोग बढ़ते हैं, लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तु और सेवाएं खरीदना चाहते हैं, विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं, वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। तो ये सारे कारण मैंने आप लोगों को बता दिए कि वो वस्तु सेवाओं को खरीदना चाहते हैं, विदेशियों को कोई उपहार एक तरफा हस्तांतरण करना चाहते हैं, किसी देश की जो वित्तीय परिसंपत्तियां है उनको खरीदना चाहते हैं। इस सब के लिए उनको डॉलर की आवश्यकता होगी, या जो भी वित्तीय करण है उसकी आवश्यकता होगी। विनिमय दर में वृद्धि करेगी रुपये के रूप में, इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाएगी, और या अन्य बातें समान रहेगी। विदेशी दर में वृद्धि करेगी रुपये के रूप में, इससे आयातों की मांग में कमी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी अपन लोगों ने कहा कि भैया $1 60 रुपए का था, ठीक है। अब क्या हो गया कि $1 70 रुपए का हो गया। जब 70 रुपए का हो गया तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जब महंगा होता जा रहा है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे, और डिमांड कम कर देंगे तो फिर वो ज्यादा हाइक पे नहीं जाएगी वो जो करेंसी है। अब अपन आ जाते हैं विदेशी विनिमय की पूर्ति, सप्लाई, ठीक है। डिमांड अपन लोगों ने कवर कर लिया, अब सप्लाई को कवर करते हैं। सप्लाई को कवर करते समय अब ये मांग यहां पे ध्यान रखना है कि जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास जो वो करेंसी है वो करेंसी हमारे पास आती है, इनफ्लो हो रहा है। अब कब कब इनफ्लो होगा, जहां आउटफ्लो आपने समझ लिया है तो उसको बड़े ध्यान से इसी का उसका रिवर्स ही हो जाएगा। इनफ्लो क्यों, जब मान लीजिए आज हम अमेरिका को कोई सामान बेच रहे हैं तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करता है। अब आप बोलोगे सर हम क्यों डॉलर ले, हम रुपए में भी तो कर सकते हैं, भाई आप हमें तो रुपया दो। पर देखो एक्चुअल में क्या है कि कुछ जो करेंसीज है ना बेटा, कुछ करेंसीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें से एक डॉलर है। एक्चुअल में ज़्यादातर जो कंट्रीज ट्रेड करने की कोशिश करती है वो डॉलर में ही करती है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमारे पास होगा तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्रीज अपना ही लेती हैं उसको, क्या सब इसमें हमने पेमेंट कर दिया। तो हमारा एक बार मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व अपने पास रखें। 1991 में 1991 में एलपीजी को लागू करने का या इकोनॉमी को खोलने का मुख्य कारण ये भी था कि हमारे पास कुछ फॉरेन रिजर्व नहीं था, कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हम किस में पेमेंट करें, फिर हमने गोल्ड में पेमेंट करना पड़ा। तो इसलिए क्या है, जब हम किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं शर्त रख सकते हैं कि साहब आप हमें रुपए में पेमेंट करिए, हमें रुपए में पेमेंट करिए, हम इसका डॉलर का क्या करेंगे। बट अगर हम वहां से डॉलर ले रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है ना हमारे पास। अब वो इनफ्लो कब कब होगा वो देखो। सबसे पहला तो इनफ्लो कब होगा, जब हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब निर्यात और एक्सपोर्ट में ये है भैया, ये जैसे यूएसए है और ये इंडिया है, यहां से अब कोई भी सामान जाएगा तो अमेरिका को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि जैसे मान लीजिए डॉलर में कर रहा है, तो डॉलर में कर रहा है तो सीधी सी बात है वो पेमेंट हमारे पास आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे पास बढ़ रही है। दूसरी बात, अगर हमारे देश में एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अगर हमारे देश में होता है,
ठीक है, तो क्या होगा, उससे भी यही होगा। अब कोई भी कंपनी यहाँ आएगी, जैसे मान लीजिए यूएस की कंपनी इंडिया में प्लांट लगाना चाहती है, इंडिया में अपना पैसा लगाना चाहती है, तो क्या होगा, यहाँ पे डॉलर लाएगी और इंडिया की बैंक को बोलेगी ये डॉलर लीजिए, इनके बदले में पैसे दे दीजिए, तो हमारे पास और डॉलर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा अब एक तरफा स्थानांतरण यहां पर भी रहेगा, विदेश से अब हमारे पास आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो विदेश में रहता होगा, काम धंधा करता होगा, तो वो अब यहां भेज रहा है। जब वो यहां भेज रहा है तो वो यहां आएगा, अब यहां आया तो उसको चेंज करा करके आएंगे बैंक में जाकर करके। जब बैंक में जाकर के वो चेंज हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, उस करेंसी हमारे पास और बढ़ गई। तो निर्यात होना है, एफडीआई है, एक तरफा विदेश से। इसी प्रकार से कोई बाहर से हमारे यहाँ घूमने आता है, पर्यटन करने आता है, टूरिज्म करने आता है, तो उसमें भी वो काम करेगा। इसके अलावा अगर हम कहीं से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, अब उधार लिया, जैसे मान लीजिए हमने अमेरिका से ही $10,000 उधार ले लिए। $10,000 उधार लेने का मतलब क्या है कि हमारे पास $10,000 और बढ़ चुके हैं, वो और उनकी वैल्यू और हमारे पास जो नंबर है वो राइज हो चुका है। तो निर्यात का होना, एफडीआई का होना, एक तरफा विदेश से, ऋण से, या इसी प्रकार से एक सट्टेबाजी जो है वो भी रहेगी, सट्टेबाजी भी रहेगी। अब कोई वहां पर भी जो लोग हैं विदेशों में, वो भी उसी प्रकार सट्टेबाजी कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको अभी मैं समझाया। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति या सप्लाई जो है वो इस प्रकार से होती है। ओके, चलिए अब इसका भी अपन कर्व देख लेते हैं। इस पे मैंने ज्यादा फोकस या डिटेल इसलिए नहीं डाला क्योंकि जैसा वहां पर है वैसा का वैसा ही ये है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए वही इधर तो लिख दीजिए सप्लाई $, और इधर जो दर है, रेट है वो। अब जैसे अपन मान लेते हैं पहले रेट इतनी थी और फिर रेट इतनी हो गई, ठीक है, तो हमारा जो कर्व जाएगा वो सीधा ऊपर उठता हो जाएगा, क्योंकि और आपको पता है जो सप्लाई कर्व है, वो सप्लाई कर्व क्या होता है, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में होता है। जब भी प्राइस बढ़ती है तब सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऊपर होता हुआ जाएगा। ये विदेशी विनिमय जो दर है उसकी पूर्ति और मांग की बात हम लोगों ने कर ली। विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागत तो $, के रूप में कम कर देती है, अन्य बातें समान रहने पे। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा कैसे। इससे भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं और इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ सकती है। क्या वह वास्तव में बढ़ता है? देखिए, एक चीज को समझिए कि कोई भी जो सामान खरीदता है ना, वो कब खरीदता है, जब उसके लिए सस्ता हो जाता है। तो जैसे आज एक बात बताइए कि अपन लोग जैसे निर्यात कर रहे हैं, अपन किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसए के लोग ये चाहेंगे कि भैया सस्ते से सस्ते में मिले। सस्ते से सस्ते मिलने का मतलब ये कि भैया आज अगर $1 की कीमत 60 रुपए है, हाँ, आज $1 की कीमत 60 रुपए है, तो अगर मैं $1 की कीमत 70 रुपए हो जाती है तो वो उनके लिए सस्ता है या महंगा है? महंगा है या सस्ता है? सस्ता है बेटा। क्यों? क्योंकि पहले जहां पर उन्हें $1 देने के लिए 60 रुपए तक का सामान मिल रहा था, अब उनको $1 देने पर 70 रुपए तक का सामान मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि उनकी $, के रूप में क्या हो जाती है, कम हो गई लागत है। पहले 60 रुपए तक का ही सामान मिल रहा था, अब 70 रुपए तक का भी सामान मिल रहा है। तो इसलिए क्या है कि कभी कभार इस प्रकार से देखो, अब यहां पे भारत का रुपया तो कमजोर हुआ है पर $, और मजबूत हो गया। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं कि हमारे $1 की जो कीमत है वो 82 रुपए, तो हम इसको कमजोर मानते हैं कि भारत का रुपया कमजोर है। कभी 60, 65, 70 हुआ करता था, 82 पहुंच चुका, तो ये भारत का रुपया कमजोर है। और अगर यही भारत का रुपया आज 55 पे पहुंच जाए, 50 पे पहुंच जाए, तो क्या होगा? हम कहेंगे कि भारत का रुपया मजबूत हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब भारत के रुपए को थोड़ा सा खरीदना महंगा हो चुका है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, 50, 45 इस प्रकार से। तो क्या ये सच में इस प्रकार से होता है, वास्तव में बढ़ता है? तो ये चीजें काफी कारकों पर निर्भर करती है बेटा, जैसे निर्यात आयातों की मांग हो गई, उसकी लोच पर हो गई, ये सब कुछ हम लोग आगे जानेंगे, आगे कवर करेंगे। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का और भूगोल का, जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मॉडल पेपर कराए जाएंगे। और इन कोर्सेज को लेने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करें। और ये आपका अपना एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉल करके कोर्स परचेज करिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और आपके अपने चैनल लर्निंग शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।